Good morning, dear students. This is your fourth lesson, and the name of this lesson is A Truly Beautiful Mind. A Truly Beautiful Mind. तो प्रिय बच्चों, ये आपका लेसन नंबर 4 है और किस बुक से लिया गया है? दिस लेसन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम योर बिहाइव बुक। और ये लेसन किस बुक से लिया गया है? ये आपकी बिहाइव बुक से लिया गया है। तो ये आपका लेसन नंबर 4 है, बिहाइव बुक से लिया गया है। और क्या नाम है इस लेसन का? ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। और इसके राइटर कौन है? इसके ऑथर कौन है? एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन। तो वे इसके क्या हैं? ऑथर भी हैं, लेखक भी। तो अब ये जो लेसन नंबर आपका 4 है, तो इसकी शुरुआत करने से पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ भाई, आप सभी बच्चे जो ये वीडियो अपलोड की जा रही हैं, आप सभी के लिए हैं। तो आप इनको भाई ज़रूर देखें और साथ में अपना जो होमवर्क है वो भी आप कंप्लीट करें। तो इसके माध्यम से आप क्या सीख सकते हैं भी, आपको सभी जो वर्ड्स मीनिंग हैं वे भी आपको लेसन के वर्ड मीनिंग भी पता चल जाएंगे, ठीक है। और लेसन में जो क्वेश्चन आंसर हैं वे भी आपको पता चल जाएंगे। तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अपना काम अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो मैं आपसे यही आशा करता हूँ आप अपना काम रेगुलर करेंगे। ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस लेसन। आओ इस लेसन को अब हम शुरू करते हैं। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो ये कौन है इसके ऑथर? एल्बर्ट आइंस्टीन। तो आपसे लेसन का नाम पूछा जा सकता है। अभी क्या नाम है इस लेसन का? तो लेसन का नाम आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेसन? तो फ्रॉम विच लेसन दिस पैराग्राफ हैज बीन टेकन। तो ये जो पैराग्राफ है वो किस लेसन से लिया गया है? ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो द नेम ऑफ दिस लेसन इज ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड एंड द नेम ऑफ द ऑथर इज एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन। बिफोर यू रीड, भाई लेसन के पढ़ने से पहले हमें इन बातों का पता होना चाहिए। ये जो लेसन है ये 9th क्लास के लिए है। हु डू यू थिंक ऑफ? हु डू यू थिंक ऑफ? आप किसके बारे में सोचते हैं? व्हेन यू हियर, जब आप सुनते हैं द वर्ड जीनियस। जब आप जीनियस शब्द को सुनते हैं तो तब आपके दिमाग में कौन आता है? आप किसके बारे में सोचते हो? तो जीनियस, हु इज ए जीनियस? जीनियस होता कौन है? जीनियस होता कौन है? और व्हाट क्वालिटीज डू थिंक ए जीनियस हैज़? और जीनियस के अंदर क्या क्या क्वालिटी, क्या क्या विशेषताएं होती हैं? व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक, यानी किन विशेषताओं के बारे में आप सोचते हैं ए जीनियस है? यानी जीनियस जो होता है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए? जीनियस वो होता है जिसको हम कहते हैं भी प्रतिभाशाली। जीनियस किसे कहते हैं? भी प्रतिभाशाली व्यक्ति को कहते हैं। वी शैल नाउ रीड, अब हम पढ़ेंगे अबाउट ए यंग जर्मन, एक युवा जर्मन सिविल सर्वेंट, जो एक सिविल यानी जो सरकारी सर्वेंट था, जो नौकर था। तो अब हम एक सरकारी, जो एक युवा जर्मन यानी जर्मन देश का रहने वाला था और काफ़ी युवा यानी जवान था, तो उस सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे। हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टोर्म। हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टोर्म, जिसने क्या ला दिया? संसार में तूफान ला दिया। अबाउट ए 100 ईयर्स एगो, सैकड़ों वर्षों पहले। अबाउट ए 100 ईयर्स एगो, 100 सौ को कहते हैं 100 ईयर्स एगो भी सैकड़ों वर्ष पहले इसने इस संसार में क्या ला दिया था? तूफान ला दिया था। यानी उसने ऐसे कार्य किए थे जिसकी वजह से संसार में क्या मच गई थी? भी खलबली मच गई थी, ठीक है। तो उसके कार्यों ने संसार को बड़ा प्रभावित किया था। इन द समर ऑफ 1905, 1905 की गर्मियों में। इन द समर ऑफ 1905, 1905 की जो ग्रीष्म ऋतु थी, तो ग्रीष्म ऋतु के समय में द 26 ईयर ओल्ड, तो उस समय उसकी आयु कितने वर्ष की थी भाई? 26 वर्ष का था। उस समय वो 1905 में 26 वर्ष का था एल्बर्ट आइंस्टीन। तो 26 ईयर ओल्ड
पब्लिश्ड उसने प्रकाशित करवाए इन क्विक सक्सेशन यानी एक के बाद एक, क्विक सक्सेशन यानी क्रम से एक के बाद दूसरी, 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, 4 यानी 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स यानी 4 पेपर उसने प्रकाशित करवाए जिसने जो कैसे पेपर थे भी ग्राउंड ब्रेकिंग यानी सतह को प्रभावित करने वाले, पृथ्वी को पूरी पृथ्वी को प्रभावित करने वाले यानी 4 पेपर उसने प्रकाशित करवाए। ये पेपर किस बारे में थे? अबाउट लाइट प्रकाश के बारे में, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स कणों की गति के बारे में, पार्टिकल्स कणों को कहते हैं, मोशन गति को कहते हैं, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, तो मूविंग बॉडीज जो होते हैं गतिज जो पिंड होते हैं, जो पिंड आकाश में गति करते हैं तो उनसे संबंधित है भाई इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी उनकी गतिशीलता से संबंधित, इलेक्ट्रो यानी उनके अंदर जो आवेश वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स गति को कहते हैं। तो जो भाई मूविंग बॉडीज हैं जो गति करते हैं भाई आकाश में जो गति करते हैं जो पिंड, तो उनके बारे में, एंड एनर्जी और ऊर्जा के बारे में। तो उसके 4 पेपर किससे संबंधित थे? द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, तो सबसे पहला जो था वो अबाउट लाइट प्रकाश के बारे में था। सेकंड किसके बारे में था? द मोशन ऑफ पार्टिकल्स यानी कणों की गति के बारे में, पार्टिकल्स कणों को कहते हैं, मोशन गति को कहते हैं, तो कणों की गति के बारे में। थर्ड जो था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज यानी मूविंग बॉडीज यानी जो बॉडी जो पिंड गति करते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तो उनकी गति से संबंधित, जो तीसरी रिपोर्ट उनकी गति से संबंधित थी, जो आकाश में जो पिंड गति करते हैं तो ये तीसरी रिपोर्ट उनसे संबंधित थी। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी जो विद्युत के जो आवेश होते हैं तो उनमें भी कैसी गति होती है, यानी जो आकाश में जो मूविंग बॉडीज़ हैं, जो गति जो पिंड हैं तो उनमें आपस में कैसे गति होती है, जैसे भी तारे हैं, ये तारे हैं या कोई भी उल्का पिंड है तो उनमें आपस में गति सभी में कैसे होती रहती है, यानी पर आकाश में भी जितने जैसे उल्काएँ हैं या कोई भी ग्रह हैं मतलब तारे हैं, ये सभी चीज़ें कैसे गति करती रहती है। एंड एनर्जी और ऊर्जा के बारे में। हिज वर्क टुक अप ओनली ए फ्यू पेज, हिज वर्क जो उसका काम था ना, टुक अप ओनली ए फ्यू पेज वो सिर्फ थोड़े से पेजों में था। हिज वर्क टुक अप ओनली ए फ्यू पेज इन साइंटिफिक जर्नल्स, तो जो वैज्ञानिक पत्रिका जो छपी थी उस वैज्ञानिक पत्रिकाओं में जो उसका काम था वो सिर्फ थोड़े से पेजों में छपा था। बट चेंज्ड फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन उसने हमारी समझ को बदल दिया। बट चेंज लेकिन बदल दी वो फॉर एवर हमेशा के लिए, आवर अंडरस्टैंडिंग हमारी समझ, ऑफ स्पेस किसके बारे में? आसमान के बारे में, आकाश के बारे में, टाइम समय के बारे में, एंड द एंटायर कोस्मोस और संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में उसने हमारी सोच को बदल दिया। जब उसकी रिपोर्ट्स को हमने देखा तो उसकी रिपोर्ट्स को देखने के बाद स्पेस से संबंधित जो हमारी समझ थी, समय से संबंधित, एंटायर कोस्मोस और संपूर्ण ब्रह्मांड से संबंधित जो हमारी समझ थी ना वो बदल गई। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन, और आइंस्टीन का जो नाम है वो परिवर्तित हो गया इनटू ए सिनोनिम फॉर जीनियस, यानी आइंस्टीन का जो नाम है वो किसका पर्यायवाची बन गया? सिनोनिम पर्यायवाची को कहते हैं जीनियस, यानी आइंस्टीन को जीनियस के तौर पर जाना जाने लगा, यानी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में तब से जाना जाने लगा। जब से उसने रिपोर्ट प्रकाशित करवाई तब से आइंस्टीन को एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना गया। 50 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, तो उसकी मृत्यु के 50 वर्ष के बाद भी, 50 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ है, यानी जब उसकी मृत्यु हो गई, अभी उसकी मृत्यु को भाई अब मान सकते हैं अभी 2020 चल रहा है, तो उसकी मृत्यु को जो है अभी तो काफ़ी वर्ष हो चुके हैं। अभी उसकी मृत्यु कब हुई थी तो आपको पता होना चाहिए, 18 अप्रैल 1955 में उसकी मृत्यु हुई थी। 18 अप्रैल 1955 में उसकी मृत्यु हुई थी। तो तकरीबन अभी उसकी मृत्यु को कितने वर्ष हो चुके हैं? तो 65 ईयर्स उसकी मृत्यु को हो चुके हैं। तो 65 क्या 100 अगर हम मान सकते हैं भाई कितने वर्ष हो गए हैं भाई? 65 ईयर्स जो है उसकी मृत्यु को हो चुके हैं। इसके बाद है एल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस, जो एल्बर्ट आइंस्टीन की जो प्रतिभा है स्टिल रेन्स, वो अभी भी हमारे ऊपर शासन करती है। यानी एल्बर्ट आइंस्टीन की जो प्रतिभा है वो अभी भी हमारे ऊपर क्या है? रेन का मतलब होता है शासन करना।
अब ये जो पैरा, जो फर्स्ट पैरा है, उसको हम पढ़ने से पहले भाई मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी ये जो वीडियोस अपलोड की जा रही हैं, आपने क्या करना है, अभी वीडियो को देखते समय आपने, अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आपने कमेंट करके उसको पूछना भी होता है। तो आपने वीडियो को जब आप देख रहे होते हैं तो अगर कोई आपका डाउट है तो आपने कमेंट भी करना होता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और साथ में जो बेल बटन होता है, साथ में जो बेल यानी घंटी के आकार का जो बटन होता है राइट हैंड की तरफ, आपने उसको प्रेस भी करना होता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, अभी जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाती है तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलता है, और आपको पता चल जाता है भी अभी ये कोई वीडियो अपलोड की गई है। और सब्सक्राइब करने का क्या फ़ायदा होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि जितनी भी वीडियो आज तक अपलोड की गई हैं उन सभी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। तो ये इस चीज़ का फ़ायदा होता है। और लाइक बटन क्यों दिया होता है, लाइक बटन इसलिए होता है ताकि उससे हमारे को प्रोत्साहन मिलता है भी इतने बच्चों ने इसको वीडियो को देखा है और उसको लाइक भी किया है, यानी ये वीडियो उनको पसंद आई है, तो ये इन सभी का फ़ायदा भी होता है। इसके बाद ये जो फर्स्ट पैरा है इसको हम पढ़ते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न, एल्बर्ट आइंस्टीन का जो जन्म हुआ, कहाँ कब हुआ, ऑन 14 मार्च यानी 14 मार्च 1879 को इसका जन्म हुआ। इन द जर्मन, भाई जो जर्मन देश है वहाँ पर उसका जन्म हुआ। सिटी ऑफ उल्म, यानी उल्म के जर्मन शहर में, उल्म के जर्मन शहर में उसका जन्म हुआ। जर्मन सिटी ऑफ उल्म, उल्म के जर्मन शहर में उसका जन्म हुआ। विदाउट एन इंडिकेशन, बिना किसी इंडिकेशन के, बिना किसी संकेत के, बिना किसी इशारे के, डेट ही वॉज डेस्टाइन फॉर ग्रेटनेस, कि नहीं वो व्यक्ति, डेस्टाइन यानी उसका लक्ष्य क्या है, फॉर ग्रेटनेस यानी महानता को हासिल करने का, यानी ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है ये महानता को हासिल करेगा, ऐसा कोई लक्ष्य है उसको देखने से नहीं प्रकट हो रहा था, उसे देखने से पता नहीं चल रहा था। उसको देख करके कोई ये नहीं बता सकता था ये महान लक्ष्य को हासिल करेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, हिज मदर जो उसकी मम्मी थी ना, थोट ऐसा सोचती थी, एल्बर्ट वाज ए फ्रीक, एल्बर्ट को क्या मानती थी, वो एक असामान्य व्यक्ति मानती थी। एल्बर्ट को क्या कहती थी, फ्रीक, ये तो जक्की है, ये तो असामान्य व्यक्ति है, ऐसा उसको कहती थी, यानी उसको सामान्य में काउंट नहीं करती थी। उसकी जो मम्मी है एल्बर्ट को सामान्य बच्चे के तौर पर काउंट नहीं करती थी। टू हर, टू हर, अगर वो एल्बर्ट के बारे में वो क्या कहती थी, हिज हेड, जो उसका सिर है ना, सीम्ड मच टू लार्ज, तो उसका जो सिर है वो बहुत ही बड़ा दिखाई देता था। सीम्ड मीन्स प्रतीत होना, मच टू लार्ज यानी बहुत ही बड़ा। जब हम उसके सिर को देखते हैं तो उसका सिर जो है वो बहुत ही बड़ा प्रतीत होता था। उसकी मम्मी ने ऐसा कहा है। उसकी मम्मी उसको क्या मानती थी, एल्बर्ट को फ्रीक मानती थी, असामान्य मानती थी। एट द एज ऑफ 2.5, जब एल्बर्ट की आयु 2.5 वर्ष थी, 2.5, 2 वर्ष पूरे और आधा वर्ष, तो 2.5 वर्ष की आयु में आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग, आइंस्टीन अभी भी बात नहीं करता था। आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग, आइंस्टीन अभी भी बातें नहीं करता था। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और जब आखिरकार उसने बोलना सीखा। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब उसने आखिरकार बोलना सीखा। ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, वो हर चीज़ को 2 बार बोलता था। अटर्ड मीन्स उच्चारण करना, बोलना, तो वह हर चीज़ को 2 बार बोलता था। आइंस्टीन डिड नॉट नो, आइंस्टीन नहीं जानता था व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, भी दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है। आइंस्टीन को यह नहीं पता था भी दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है, तो आइंस्टीन को इस बारे में नहीं पता था। एंड हिज प्लेमेट्स, और जो उसके साथी होते थे, कोल्ड हिम, उसको क्या कह कर पुकारते थे उसके साथी, ब्रोदर बोरिंग, उसके साथी उसको क्या कहते थे आइंस्टीन को, ब्रोदर बोरिंग। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए जो यंगस्टर था, जो युवा बच्चा था, प्लेड बाय हिमसेल्फ, वो अपने आप ही खेलता था, प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, यानी ज़्यादातर वो बच्चा अपना समय, ज़्यादातर वो बच्चा अपना समय अपने अकेले ही खेलने में बिताता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, उसको विशेष तौर पर
मशीनी खिलौने पसंद थे। ही स्पेशली, वह विशेष तौर पर लव्ड पसंद करता था, मैकेनिकल टॉयज जो मशीनी खिलौने थे वो उसको पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यू बोर्न सिस्टर, और जब उसकी बहन का जन्म हुआ, लुकिंग एट यानी देख करके, एट हिज न्यू बोर्न सिस्टर अपनी नवजात बहन को, उसकी बहन का क्या नाम था, माजा, अपनी सिस्टर को जब उसने देखा, ही इज सैड टू हैव सैड, तो उसको देख करके उसको ये कहना पड़ा, ही इज सैड उसने कहा, टू हैव सैड, भी क्या कहना पड़ा उसको, फाइन, भाई मेरी सिस्टर अच्छी है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं, बट वेयर आर हर व्हील्स, भाई इसके पहिए कहाँ हैं। इसे जो ऊपर बॉक्स में एक भी पहरा रह गया है वो भी हम कर लेते हैं। ओटो, ओटो न्यू गेबार, ओटो न्यू गेबार, ये कौन था, द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स, ये एंशियंट मैथमेटिक्स का एक इतिहासकार था, यानी जो प्राचीन जो गणित था तो उसका ये एक इतिहासकार था। टोल्ड ए स्टोरी, यानी ओटो न्यू गेबार ने एक कहानी सुनाई है, और ये कौन था, प्राचीन जो गणित था उसका एक इतिहासकार था। तो टोल्ड ए स्टोरी, इस आदमी ने कहानी सुनाई, अबाउट द बॉय आइंस्टीन, तो आइंस्टीन के बारे में कहानी सुनाई, डैट ही करेक्टराइजेज एज ए लीजेंड, और वो कहानी एक पुरानी कथा बन गई है, वो कहानी इतिहास में एक पुरानी कथा बन गई है, बट डैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, लेकिन वो कहानी पूरी तरह से क्या है, ऑथेंटिक है, प्रमाणित है वो कहानी, बट डैट सीम्स फेयरली, लेकिन वो कहानी कैसी प्रतीत होती है, ऑथेंटिक यानी प्रमाणिक प्रतीत होती है, सत्य प्रतीत होती है। जो कहानी ओटो न्यू गेबार ने सुनाई है वो कहानी हमें सच प्रतीत होती है। एज ही वाज ए लेट टाकर, क्योंकि उसने देरी से बोलना शुरू किया था, एज ही वाज ए लेट टाकर, क्योंकि उसने देर से बोलना शुरू किया था, किसने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। हिज पेरेंट्स वर वरिड, उसके माँ बाप इस बात को लेकर के चिंतित थे, हिज पेरेंट्स वर वरिड। एट लास्ट, आखिरकार, एट द सप्पर टेबल, एट द सप्पर टेबल, जब वो भी रात के वक्त, जो सप्पर जो रात्रि का भोजन होता है, तो जब वो रात के वक्त खाना खा रहे थे तो वन नाइट, एक रात को, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, उसने ये कहते हुए अपनी चुप्पी को तोड़ा, ही ब्रोक हिज साइलेंस, उसने अपनी चुप्पी को तोड़ा, टू से ये कहते हुए, द सूप इज टू हॉट, ये जो सूप है, ये जो सूप बनाया गया है ये तो बहुत ही गर्म है। जैसे सूप भाई, जैसे टमाटो सूप हो सकता है या कोई भी सूप हो सकता है, तो उसके बारे में क्या कहा, अभी ये जो सूप बनाया है ये तो बड़ा गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड, तो बड़ी राहत की सांस मिली। हिज पेरेंट्स, यानी उसके जो पेरेंट्स थे वे बहुत ही इस बात से उनको राहत मिली। हिज पेरेंट्स आस्क्ड, उसके पेरेंट्स ने पूछा, वाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर, इससे पहले आपने एक शब्द भी क्यों नहीं बोला, वाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर, इससे पहले आपने एक भी शब्द क्यों नहीं बोला। एल्बर्ट रेप्लाइड, एल्बर्ट ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, बिकॉज अप टू नाउ, क्योंकि अब तक, एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, सारी चीज़ें बिल्कुल क्रम से थी, यानी सारी चीज़ें सही थी, इसलिए मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा जवाब किसने दिया, एल्बर्ट ने दिया। तो ये पहला, ये जो कहानी थी एल्बर्ट से संबंधित थी। अब हम जो थर्ड पैरा है वो पढ़ते हैं। ए हेडमास्टर, यानी जो उसका मुख्य अध्यापक था, वंस टोल्ड हिज फादर, एक बार उसके हेडमास्टर ने उसके फादर को बताया, एल्बर्ट के फादर को बताया, एल्बर्ट के पिता को बताया, डैट व्हाट आइंस्टीन चोज एज ए प्रोफेशन, एक पेशे के रूप में, कार्य के रूप में एल्बर्ट किसी भी काम को चुन ले। ए हेडमास्टर जो उसका मुख्य अध्यापक था, जो उसका कोई मुख्य अध्यापक था एल्बर्ट का, वंस टोल्ड हिज फादर, एक बार उसके पिता को ये बताया, डैट व्हाट आइंस्टीन चोज, यानी आइंस्टीन जिस चीज़ को भी चुन ले एज ए प्रोफेशन, अपने पेशे के रूप में, अपने व्यवसाय के रूप में, वुड नॉट मैटर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज, क्योंकि, ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, यानी ये किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त नहीं कर सकेगा, ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, यानी ये किसी भी चीज़ में सफलता हासिल नहीं करेगा, ऐसा उसके बारे में हेडमास्टर ने कहा। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, आइंस्टीन बिगेन लर्निंग,
टू प्ले द वायलिन। आइंस्टीन ने वायलिन बजाना सीखना शुरू किया एट द एज ऑफ 6। भाई कितने वर्ष की आयु से सीखना शुरू किया वायलिन उसने? एट द एज ऑफ 6 यानी 6 वर्ष की आयु से। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी मम्मी ऐसा चाहती थी, यानी वो वायलिन बजाना सीखे, उसकी मम्मी ऐसा चाहती थी। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेटियर वायलिनिस्ट। ही लेटर बिकेम, और वो बाद में क्या बन गया? एक गिफ्टेड। गिफ्टेड होता है भी जो काफ़ी, जिसको कोई चीज़ उपहार स्वरूप मिली हो, यानी प्रसिद्ध ही। एमेटियर वायलिनिस्ट यानी शौकिया वायलिन वादक बन गया, यानी शौक से वायलिन बजाना जिसने शुरू किया था और बाद में उसने उस क्षेत्र में महारत हासिल कर ली थी, यानी वो बहुत ही अच्छा वायलिन बजाता था। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और उसने यह निपुणता, यह योग्यता थ्रू आउट हिज लाइफ अपने पूरे जीवन में बनाए रखी, और उसने अपनी यह योग्यता पूरे जीवन में बनाए रखी। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट ए बैड प्यूपिल। एक जो एल्बर्ट आइंस्टीन था वो एक बैड प्यूपिल नहीं था, बुरा विद्यार्थी नहीं था। जो एल्बर्ट आइंस्टीन था वो कोई बुरा विद्यार्थी नहीं था। पीपल शिष्य को कहते हैं, विद्यार्थी को कहते हैं। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, तो वो म्यूनिक के हाई स्कूल में पढ़ने के लिए गया। वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड, जहाँ आइंस्टीन का परिवार गया था। वैन ही वाज 15 months ओल्ड, तो जहाँ वहन ही वाज 15 months ओल्ड, जब वो 15 महीने का था, तब उसका जो परिवार है वो म्यूनिक में चला गया था। जो म्यूनिक नामक जगह है वहाँ पर वो उसका परिवार चला गया था। तो वहीं पर म्यूनिक में उसने अपनी जो हाई स्कूल की परीक्षा है, तो हाई स्कूल तक की परीक्षा उसने म्यूनिक से ही ग्रहण की। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, तो हर सब्जेक्ट में उसने बड़े अच्छे मार्क्स लिए, हर सब्जेक्ट में उसने बड़े ही अच्छे मार्क्स लिए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन, तो आइंस्टीन को स्कूल के अनुशासन से, जो रेजिमेंटेशन होता है, जो सेनाक्रम होता है, उससे नफरत थी। आइंस्टीन को किस चीज़ से नफरत थी? स्कूल के रेजिमेंटेशन से, स्कूल के सख्त अनुशासन से आइंस्टीन को नफरत थी। एंड ओफन क्लैश्ड, और अक्सर उसका झगड़ा हो जाता था। क्लैश्ड मीन मुठभेड़ होना, झगड़ा होना। विद हिज टीचर्स, अपने टीचर्स के साथ, यानी अपने टीचर्स के साथ उसकी कहा सुनी हो जाती थी। एट द एज ऑफ 15, और जब उसकी आयु 15 वर्ष हो गई, आइंस्टीन फेल्ट, आइंस्टीन ने ऐसा महसूस किया, सो स्टिफर्ड, यानी आइंस्टीन का दम इतना घुटना लग, आइंस्टीन का जो दम है वो इतना घुटने लग गया था। स्टिफर्ड का मतलब दम घुटना। देयर, उस स्कूल में, डैडी लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, यानी जो म्यूनिक का जो स्कूल था उसने उस स्कूल को सदा के लिए छोड़ दिया। डैडी लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, कितने वर्ष की आयु में छोड़ा उसने? 15 वर्ष की आयु में स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर, पिछले वर्ष, एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, तो एल्बर्ट्स के पेरेंट्स को कहाँ जाना पड़ा? जो मिलान नामक जगह है वहाँ पर उसको जाना पड़ा, उनको जाना पड़ा। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने बेटे को, एल्बर्ट को किसके पास छोड़ दिया? अपने जो उसके सगे संबंधी थे उनके पास उसको छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलोंग्ड डिस्कशन, काफ़ी लंबे वाद विवाद के बाद, प्रोलोंग्ड का मतलब विस्तार से, डिस्कशन मीन वाद विवाद होना, यानी काफ़ी लंबे समय तक वाद विवाद हुआ, बहस हुई। आइंस्टीन गोट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, तो आइंस्टीन ने अपनी इच्छा जाहिर की। आइंस्टीन गोट हिज विश, आइंस्टीन ने जाहिर की अपनी इच्छा, टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, यानी मैं अपनी एजुकेशन में अपनी शिक्षा जारी रखूँगा। इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, यानी स्विट्जरलैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर जहाँ जर्मन भाषा बोली जाती है, तो वहाँ पर मैं अपनी शिक्षा जारी रखूँगा। इन ए सिटी, ऐसे शहर में, विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक, जो म्यूनिक से ज़्यादा, जहाँ पर क्या थी? लिबरल, यानी जहाँ पर ज़्यादा आज़ादी थी। यानी ये जो भी जो स्विट्जरलैंड था, तो वहाँ पर म्यूनिक से ज़्यादा क्या थी? आज़ादी थी। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, आइंस्टीन जो था ना, गणित में उसकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। गणित में वो क्या था? बिल्कुल इसको क्या कहते हैं, भगवान का वरदान था उसको गणित में। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड, यानी आइंस्टीन जो है वो बहुत ही गिफ्टेड बच्चा था इन मैथमेटिक्स, यानी गणित में। गणित में उसकी बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। किसकी रुचि थी? आइंस्टीन की। हाईली गिफ्टेड यानी जिसको बहुत ही श्रेष्ठ वरदान मिला हो, किस सब्जेक्ट में? गणित में। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और उसकी भौतिक शास्त्र में भी रुचि थी। आइंस्टीन की सिर्फ मैथ में ही नहीं, भौतिक शास्त्र में भी रुचि थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूली शिक्षा पूरी कर लेने के बाद, स्कूली शिक्षा पूरी करने लेने के बाद,
ही डिसाइडेड टू स्टडी, उसने पढ़ने का निश्चय किया एट ए यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में। कहाँ पर? इन ज्यूरिच, जो ज्यूरिच नामक जगह है, तो वहाँ के विश्वविद्यालय में उसने शिक्षा ग्रहण करने का निश्चय किया, अभी मैं वहाँ पर पढ़ूंगा। बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग, लेकिन सिर्फ साइंस ही ऐसा सब्जेक्ट नहीं था। डैट अपील्ड, जिसने आकर्षित किया हो, जिसमें उसकी रुचि बनी हो, टू द डैशिंग यंग मैन, तो साहसी युवा बच्चे की। साइंस ही ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जिसमें उस युवा बच्चे की रुचि बनी हो। विद द वालरस मुस्टास, जिसकी जो समुद्री जंतु होता है, जिसको क्या कहते हैं, वालरस एक समुद्री जंतु होता है, उसकी बड़ी बड़ी मूछें होती है, ऐसे ही उसकी आइंस्टीन की क्या थी, बड़ी बड़ी मूछें थी। यानी साइंस ही ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जिसमें उसकी रुचि हो, तो उसकी रुचि अन्य विषयों में भी थी। उसकी रुचि क्या थी? उसकी रुचि अन्य विषयों में भी थी। ये आप फोटो देख सकते हो एल्बर्ट आइंस्टीन का, कैसा भी फोटो है उसका। तो ये फोटो में भी बताया गया भी 1900 में जब उसकी आयु 21 वर्ष थी तो उसका फोटो कैसा था, और 1955 में भी उसका फोटो कैसा था। अब ये जो पहरा है, 7वें पहरे में हम पहुंच गए हैं। ही आल्सो फेल्ट, उसने महसूस किया स्पेशल इंटरेस्ट, विशेष रुचि, उसने विशेष रुचि महसूस की। इन ए फेलो स्टूडेंट्स, अपने जो उसके एक साथी थी, तो जो उसके साथ पढ़ती थी, तो उसमें उसने अपनी विशेष रुचि महसूस की, यानी उसमें उसको लगाव सा महसूस हुआ। उसका नाम क्या था? मिलेवा मैरिक। मिलेवा मैरिक जो उसके साथ पढ़ती थी, तो उसमें उसकी रुचि उत्पन्न हुई। इसमें मिलेवा मैरिक में। whom he found to be a clever creature, तो वह उसको एक क्या लगी? एक चतुर प्राणी लगी। whom he found, जिसने उसको क्या पाया? to be a clever creature, यानी वो बड़ी ही चालाक है, clever creature। दिस यंग सर्ब, और वो कहाँ की रहने वाली थी? वो सर्बिया से आई थी। दिस यंग सर्ब, वो कहाँ से आई थी? सर्बिया से आई थी। हैड कम टू स्विट्जरलैंड, और कहाँ आई थी? स्विट्जरलैंड में आई थी। स्विट्जरलैंड में आई थी। बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच, क्योंकि जो ज्यूरिच का जो विश्वविद्यालय था, वाज वन ऑफ द फीव इन यूरोप, तो यूरोप के कुछ एक विश्वविद्यालयों में से एक था। वेहर वोमेन कुड गेट डिग्रीज, जहाँ औरतें भी डिग्री हासिल कर सकती थी। तो यूरोप के विश्वविद्यालयों में से वो एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ औरतें भी डिग्रियाँ हासिल कर सकती थी। आइंस्टीन सा इन हर, आइंस्टीन ने उसमें क्या देखा? एन एली, आइंस्टीन को उसमें एक मित्र दिखाई दिया। आइंस्टीन को उसमें मिलेवा मैरिक में अपना एक मित्र दिखाई दिया। अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, तो अगेंस्ट द फिलिस्टीन, फिलिस्टीन्स ऐसा व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति की क्या होता है? फिलिस्टीन्स, जो लोग कला साहित्य अथवा संगीत में रुचि नहीं रखते, जो लोग कला साहित्य और संगीत में रुचि नहीं रखते, उसको क्या कहते हैं? फिलिस्टीन कहते हैं। तो ये ऐसी थी जिसकी इन सभी में रुचि थी, कला साहित्य और संगीत में, तीनों में इसकी रुचि थी। इसकी रुचि थी मिलेवा मैरिक की। तो ये इसलिए भी उसको पसंद आई क्योंकि तीनों चीज़ों में आइंस्टीन की भी रुचि थी और इसकी भी रुचि थी। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिनकी इन चीज़ों में रुचि नहीं होती। तो दो पीपल इन हिज फैमिली, तो ऐसे लोग उसके परिवार में भी थे जिनकी संगीत में, कला में भी इन चीज़ों में इसकी रुचि नहीं थी, उसके फैमिली वालों की। एंड एट द यूनिवर्सिटी, और विश्वविद्यालय में भी कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनकी इन सभी चीज़ों में रुचि नहीं थी। विद हुम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ओड्स, और वो इन सब से उसकी नहीं बनती थी। जिन लोगों की संगीत में, जिन लोगों की संगीत में, कला में और साहित्य में रुचि नहीं होती थी, उन लोगों को आइंस्टीन की पसंद नहीं करता था, तो आइंस्टीन की उन लोगों से नहीं बनती थी। तो आइंस्टीन उन लोगों के साथ क्या था? ओड्स। तो आइंस्टीन लगातार उन लोगों से क्या रहता था? कॉन्स्टेंटली एट ओड्स। तो आइंस्टीन उन लोगों से लगातार अपना दूरी बनाए रखता था। द कपल फेल इन लव, तो उन दोनों को प्यार हो गया। किसको? मिलेवा मैरिक को। उन लोगों को आपस में क्या हो गया? प्यार हो गया। द कपल फेल इन लव, उस जोड़े को आपस में प्यार हो गया। किसको? मिलेवा मैरिक को और आइंस्टीन को। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शंस, तो लेटरों के माध्यम से, लेटर सर्वाइव यानी जो लेटर लिखे गए, इन विच दे पुट देयर अफेक्शन, जिन लेटरों में उन्होंने अपने प्यार को दर्शाया, इन वर्ड शब्दों के माध्यम से। मिक्सिंग साइंस, उन्होंने साइंस को भी अपने लेटरों में मिलाया। विद टेंडरनेस, यानी कोमलता के साथ साइंस को भी अपने लेटरों में उन्होंने शामिल कर लिया। रोट आइंस्टीन, आइंस्टीन ने क्या लिखा? हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई,
यानी मैं कितनी खुशी मेरे को होगी, एंड प्राउड और कितना गर्व मेरे को होगा। आई शैल बी वैन वी बोथ जब हम दोनों है ब्रोट लेकर जाएंगे आवर वर्क हमारे काम को, ओन रिलेटिविटी जो हमारा काम किससे संबंधित है, सापेक्षिकता से संबंधित है, टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन जब हम हमारे काम को विजयी निष्कर्ष पर पहुंचा देंगे, जब हम हमारे काम को विजयी बना देंगे, विजयी विक्टोरियस कंक्लूजन यानी हमारा काम जो है जब सफलता हासिल कर लेगा तो मेरे को कितनी ज़्यादा खुशी होगी, यानी हम दोनों के काम को। तो हाउ हैप्पी रोट आइंस्टाइन ने क्या लिखा है, हाउ हैप्पी भाई कितना खुश होऊंगा मैं, एंड प्राउड और कितना गर्व होगा मेरे को, आई शैल बी वैन वी बोथ जब हम दोनों हैव ब्रोट लेकर के जाएंगे आवर वर्क हमारे काम को, ओन रिलेटिविटी जो हमारा काम किससे संबंधित है, सापेक्षिकता से संबंधित है, टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन यानी विजयी, यानी हम अपने काम को सफलता के तक लेकर जाएंगे, हमारे काम को सफल बना देंगे तो हमारे को कितनी खुशी मिलेगी। इन 1900 में एट द एज ऑफ 21 जब उसकी एज कितनी थी, 21 वर्ष थी। तो जब उसकी एज कितनी थी, 21 वर्ष थी। तो 21 वर्ष की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने जो ग्रेजुएट यानी जो स्नातक की परीक्षा है, तो उसने स्नातक की परीक्षा भाई पास कर ली थी, एंड अनएम्प्लॉयड और वो फिर भी क्या था, उसको नौकरी नहीं मिली थी, वो बेरोजगार था। 21 वर्ष की आयु में वो ग्रेजुएट हो गया था और फिर भी वो क्या था, अनएम्प्लॉयड था, उसको नौकरी नहीं मिली थी। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट। उसने भाई टीचिंग असिस्टेंट के यानी जो टीचर होता है उसके सहायक के रूप में उसने काम किया, टीचिंग असिस्टेंट यानी एक टीचर के रूप में भी उसने काम किया। गेव प्राइवेट लेसन्स, उसने ट्यूशंस वगैरह भी दी। एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902। और उसने कब जॉब मिली उसको, 1902 में उसको जॉब मिल गई। किसको जॉब मिल गई, एल्बर्ट आइंस्टाइन को। एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, तकनीकी सहायक की उसको जॉब मिल गई। इन द पेटेंट ऑफिस, कहाँ मिली जॉब उसको, पेटेंट ऑफिस में मिली। ये पेटेंट ऑफिस कहाँ था, बर्न में था। तो बर्न के पेटेंट ऑफिस में उसको तकनीकी सहायक की जॉब मिल गई, नौकरी मिल गई। वाइल ही वॉज सपोर्ट टू बी असेसिंग अदर पीपल इन्वेंशन। वाइल ही वॉज सपोर्ट, जब यह समझा जाता था उसके बारे में, टू बी असेसिंग यानी ये आदमी मूल्यांकन कर रहा है, अदर पीपल इन्वेंशन यानी दूसरे लोगों ने जो खोज की है उनकी खोजों का ये आदमी मूल्यांकन कर रहा है। आइंस्टीन वाज एक्चुअली, तो उस समय आइंस्टीन वास्तव में डेवलपिंग हिज आउन आइडियाज, तो अपने ही विचारों को इन सीक्रेट यानी गुप्त रूप से विकसित कर रहा होता था। तो उस समय आइंस्टीन अपने ही विचारों को विकसित कर रहा होता था। ही इज सैड टू हैव जोकिंगली कॉल हिज डेस्क ड्रार, तो वो अपने डेस्क ड्रार को मजाकपूर्ण ढंग से क्या कहता है, एट द वर्क यानी जिस जहाँ वो काम करता था, द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, तो अपने डेस्क ड्रार को उसने मजाक में क्या नाम दिया है, तो जहाँ वो दूसरों की खोजों का मूल्यांकन करता था तो उस डेस्क ड्रार को क्या कहा उसने, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स का उसने नाम दिया है। अपने डेस्क ड्रार को उसने मजाक से क्या नाम दिया है, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। ही इज सैड टू है, उसको ये कहना पड़ा, जोकिंगली मजाक में, कॉल हिज डेस्क ड्रार, अपने डेस्क ड्रार को मजाक में क्या कहना पड़ा, एट वर्क जहाँ पर वो बैठ करके काम करता था, तो उस डेस्क ड्रार को क्या नाम दिया उसने, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, ये उसने नाम दिया। वन ऑफ द फेमस पेपर, उसका जो एक प्रसिद्ध पेपर है ऑफ 1905 यानी 1905 में उसका एक पेपर प्रकाशित हुआ, वाज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी यानी आइंस्टीन का विशेष सिद्धांत ऑफ रिलेटिविटी, तो आइंस्टीन का विशेष स्पेशल सिद्धांत का प्रकाशित हुआ 1905 में। तो वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच, उस सिद्धांत के अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जो समय और दूरी हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, डिस्टेंस दूरी को कहते हैं, आर नॉट एब्सोल्यूट, वे एकदम से सही नहीं है, समय और दूरी साथ साथ नहीं चलते, एंडेड वास्तव में, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, दो क्लॉक ले लो, दो घड़े ले लो, उनका समय बिल्कुल एक्यूरेट कर लो, एक जैसा कर लो, विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, वे एक जैसा समय नहीं दर्शाएंगे, इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, यदि वो एक चक्कर पूरा कर लेते हैं तो वे एक्यूरेट वैसा ही समय नहीं दर्शाएंगे,
इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट, तो उनमें से एक तेज चल रहा होगा रिलेटिव टू द अदर, तो दूसरे के संबंध में। तो जब दो घोड़ों को हम एक जैसा टाइम मैच करते हैं तो एक दिन के बाद जब आप देखते हैं तो वे एक जैसा समय नहीं दर्शाते हैं। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला, तो फ्रॉम दिस फॉलोड, तो इस फ्रॉम दिस फॉलोड, तो इससे आगे द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला, जो संसार का सबसे प्रसिद्ध फार्मूला है, विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, तो जो किस चीज़ में संबंध दर्शाता है, मात्रा और ऊर्जा में संबंध दर्शाता है। तो आगे उसने एक फार्मूला भी दिया है, वो फार्मूला किससे संबंधित था, मात्रा और ऊर्जा से संबंधित था। उसने क्या कहा है, एनर्जी इज इक्वल टू एम सी, एनर्जी इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर। तो ये फार्मूला कैसे बनेगा भाई, इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, इस मैथमेटिकल समीकरण में ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी, ई जो है वो ऊर्जा से संबंधित है, ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी, एम फॉर मास, और एम जो है वो मात्रा से संबंधित है, एंड सी फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट, और सी प्रकाश की गति से संबंधित है, इन ए वैक्यूम, किसी खाली जगह में, अबाउट 3000 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी खाली जगह में प्रकाश की जो गति होगी वो कितनी होगी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये इतनी ज़्यादा गति होगी प्रकाश की, खाली जगह में होगी। अब वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम जानते हैं आप सभी, वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ हवा नहीं होती। वैक्यूम कैसी जगह होती है, वैक्यूम ऐसी जगह होती है जहाँ हवा नहीं होती। तो ऐसी खाली जगह में प्रकाश की गति कितनी होगी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ऐसा उसने कहा है। तो ये उसका सूत्र उसने बताया भाई, एनर्जी इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर। आगे उसने रिलेटिव, जो रिलेटिविटी है भाई, जो सापेक्षिकता है, उसके संबंध में उसने आगे क्या कही है, तो कुछ लाइनें उसने कही हैं जो बॉक्स में लिख रखी हैं। वैन यू सिट विद ए नाइस गर्ल, वैन यू सिट विद ए नाइस गर्ल, जब आप किसी एक अच्छी सी लड़की के साथ बैठते हो, वैन यू सिट, जब आप बैठते हो, विद ए नाइस गर्ल, किसी अच्छी सी लड़की के साथ, फॉर 2 आवर्स, भाई 2 घंटे तक, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, यानी 2 घंटे का समय आपको कैसा लगता है भाई, जैसे 2 मिनट तक ही आप बैठे हो। किसी सुंदर लड़की के साथ जब आप बैठते हो तो आपको ऐसा लगता है कि 2 घंटे का समय 2 मिनटों में बीत गया है। वैन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव, और जब आप किसी गर्म तवे पर बैठते हो, फॉर 2 मिनट्स, यानी 2 मिनटों के लिए अगर किसी आप गर्म तवे के ऊपर बैठ जाते हो, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, लाइक 2 आवर्स, यानी अपने आपको 2 घंटे हो गए, 2 मिनट आपको 2 घंटों के समान लगती हैं। दैट इज रिलेटिविटी, और यही सापेक्षिकता है। एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं भाई यही क्या है, यही सापेक्षिकता है। यानी जब कोई चीज़ अच्छी होती है तो आपका समय बहुत जल्दी जल्दी बीत जाता है, और जो चीज़ आपको पसंद नहीं होती तो तब आपका समय देरी से बीतता है। अभी जो आपका पहरा भी 10th पैरे में हम पहुंच गए हैं। वाइल आइंस्टीन वाज सोल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, जब आइंस्टीन वाज सोल्विंग, भाई हल करने लग रहा था, द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम, सबसे मुश्किल समस्या, इन फिजिक्स, यानी भौतिक विज्ञान की सबसे मुश्किल समस्या को वो हल करने लग रहा था। हिज प्राइवेट लाइफ, तो जो उसका व्यक्तिगत जीवन था ना, वाज अनरेवेलिंग, तो वो असफल होता चला गया, यानी उसका जो प्राइवेट, जो व्यक्तिगत जीवन था वो उसका असफल होता चला गया। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा, तो एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, एल्बर्ट जो है ना वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद मिलेवा मैरिक से शादी करना चाहता था। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी मम्मी जो है वो इसके खिलाफ थी, उसकी जो मदर थी वो इसके खिलाफ थी। सी थॉट, उसने सोचा, मिलेवा के बारे में क्या सोचा, हु वाज 3 ईयर्स ओल्डर देन हर सन, ये जो मिलेवा है वो मेरे बेटे से 3 वर्ष बड़ी थी, मिलेवा मेरे बेटे से 3 वर्ष बड़ी थी। वाज टू ओल्ड फॉर हिम, और ये उसके लिए बहुत ही बड़ी थी। सी वाज आल्सो बोदर्ड बाई मिलेवा इंटेलिजेंस, और वो मिलेवा की बुद्धिमत्ता से भी बहुत ज़्यादा चिंतित थी, यानी जो मिलेवा है वो बहुत ही ज़्यादा चतुर है, इंटेलिजेंस है, तो इसलिए वो उसकी बुद्धिमत्ता को देख करके भी वो क्या थी, हैरान थी, बोदर्ड थी। सीजे बुक लाइक यू, वह भी तुम्हारी तरह एक किताबी कीड़ा है। सीजे बुक लाइक यू, यानी जैसे तुम्हारी पढ़ने में रुचि है ऐसे उसकी भी पढ़ने में रुचि है। हिज मदर सेड, उसकी मम्मी ने कहा, आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और आइंस्टीन ने शादी को क्या कर दिया था, भी ऑफ कर दिया था, टाल दिया था। द पेयर
फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। तो उस जोड़े की आखिरकार कब शादी हो गई? जनवरी 1903 में उन दोनों ने, मिलेवा मेरिक ने और एल्बर्ट आइंस्टीन ने शादी कर ली। एंड हैड 2 सन्स, और उनके 2 बेटे भी हुए, उन दोनों के 2 बेटे भी हुए। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ वर्षों के बाद में, द मैरिज फॉल्टर्ड, यानी जो शादी है ना, फॉल्टर्ड यानी उसमें फॉल्ट आने लग गया भाई, शादी में कमियां आने लग गई। मिलेवा मीन वाइल, यानी मिलेवा जो है ना इस दौरान, वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस, अपनी जो बौद्धिक जो एम्बिशंस है, जो महत्वाकांक्षा उसको खोते जा रही थी। तो तब वो जो है अपनी बौद्धिक जो एम्बिशंस थी, जो महत्वाकांक्षा थी, उसको खोने लग गई। एंड बिकेम एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और एक दुखी गृहिणी साबित हुई, और वो दुखी गृहिणी साबित हुई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, तो लगातार झगड़े उनमें होते रहे। द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड, और आखिरकार दोनों ने तलाक ले लिया। कब ले लिया? 1919 में। तो 1919 में उनका तलाक हो गया। भाई शादी कब की थी? 1903 में शादी की थी। तलाक कब हो गया? 1919 में, यानी 16 वर्षों के बाद उन दोनों का आपस में तलाक हो गया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर, और उसी वर्ष आइंस्टीन ने जो उसकी चचेरी बहन थी एल्सा, उससे उसी वर्ष शादी कर ली। यानी कब शादी कर ली? 1919 में उसने अपनी जो उसकी सिस्टर थी, सिस्टर से 1919 में उसने शादी कर ली। और एल्सा की मृत्यु कब हो गई? 1936 में। जो उसकी सेकंड वाइफ थी एल्सा, तो उसकी मृत्यु कब हो गई? 1936 में उसकी भी मृत्यु हो गई। आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर, आइंस्टीन का जो नया व्यक्तिगत जो अध्याय था, कोइंसाइडेड विद, के अनुरूप था, हिज राइज टू द वर्ल्ड फेम। तो आइंस्टीन का जो नया व्यक्तिगत जो चैप्टर था, उसने उसको सांसारिक प्रसिद्धि पर पहुंचा दिया। हिज राइज टू द वर्ल्ड फेम, यानी उसको सांसारिक प्रसिद्धि दिला दी, वो पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया। इन 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल थ्योरी, तो उसने अपना जो साधारण सिद्धांत है ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षिकता से संबंधित, तो वो उसने पब्लिश करवाया। कब करवाया? 1915 में। 1915 में। विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने गुरुत्वाकर्षण की एक नए ढंग से व्याख्या की। जिसने क्या की? गुरुत्वाकर्षण की एक नए तरीके से व्याख्या की। विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन, जिसने एक नई व्याख्या दी ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। एन एक्लिप्स ऑफ द सन, तो जो एक सूर्य ग्रहण इन 1919 में क्या हुआ? एक सूर्य ग्रहण हुआ। ब्रॉड प्रूफ, और उसने इस चीज के सबूत दिए। डेट इज वाज एक्यूरेट, यानी जो उसका जो सापेक्षिकता सिद्धांत था वो बिल्कुल सही था। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, आइंस्टीन ने एडवांस में कैलकुलेट कर लिया था। आइंस्टीन ने एडवांस में ही गणना कर ली थी। द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, द एक्सटेंट जो सीमा है, टू विच द लाइट फ्रॉम द फिक्स्ड स्टार्स, यानी जो तारे अपनी जगह पर फिक्स हैं, जो उनका प्रकाश है, जो तारे अपनी जगह पर फिक्स हैं, जो उनका प्रकाश है, वुड बी डिफ्लेक्टेड, परावर्तित कर दिया जाएगा थ्रू द सन ग्रेविशनल फील्ड से, जो सूर्य की जो ग्रेविशनल फील्ड्स है, जो सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तो उसके द्वारा अन्य तारों का जो प्रकाश है वो परावर्तित कर दिया जाएगा, ऐसा उसने कहा था। जो सूर्य है वो अपने प्रकाश से, यानी सूर्य प्रकाश जो है, तो सूर्य प्रकाश जो है वो दूसरे तारों के प्रकाश को क्या कर दिया? परावर्तित कर दिया, यानी दूसरे तारों का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचेगा, तो सिर्फ सूर्य प्रकाश जो पृथ्वी पर पहुंचेगा। तो वो सूर्य जो प्रकाश है वो अन्य तारों के प्रकाश को क्या कर देता है? डिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो ये बात उसने एडवांस में ही बता दी थी। द न्यूज पेपर, जो समाचार पत्र थे, प्रोक्लेम्ड हिज वर्क, समाचार पत्रों ने उसके काम की घोषणा की। एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन, एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में। इन समाचार पत्रों ने उसके काम की प्रशंसा कैसे की है? भाई इसके काम ने एक वैज्ञानिक क्रांति ला दी है। तो वैज्ञानिक क्रांति के रूप में उसके काम की क्या की? समाचार पत्रों ने घोषणा की। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला फॉर फिजिक्स, भौतिक विज्ञान के लिए, इन 1921। तो 1921 में आइंस्टीन को उसके भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ही वॉज शोवर्ड विद ऑनर्स, तो उसको सम्मान, ही वॉज शोवर्ड, उसके ऊपर सम्मानों की बौछार हुई। एन इन्विटेशन, उसको निमंत्रण मिलने लग गए।
फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड भी पूरे संसार से उसको निमंत्रण मिलने लग गए। एंड लाउडेड बाय द प्रेस, और जो प्रेस है, जो समाचार पत्र है, उन्होंने भी उसकी बहुत ज़्यादा लाउडेड यानी प्रशंसा की, समाचार पत्रों ने भी उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी, जब जर्मनी में जो नाजी पार्टी है वो अस्तित्व में आई, पावर में आई इन 1933 यानी 1933 में जर्मनी में नाजी पार्टी अस्तित्व में आ गई। आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और आइंस्टीन तब कहाँ चला गया, यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर रहने लग गया। भाई आइंस्टीन जो है कहाँ प्रवास कर गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चला गया। वो 5 ईयर्स लेटर, 5 वर्ष के बाद में द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, जो आणविक विखंडन है, जो आणविक विखंडन है उसकी खोज हुई। कब हुई, 1933 में। कहाँ हुई, इन बर्लिन, जो जर्मनी के अंदर बर्लिन है, तो जो उसकी राजधानी है, तो वहाँ पर आणविक विखंडन की खोज हुई। हैड अमेरिकन फिजिक्स इन अप्रोर, तो जो अमेरिका के जो भौतिक शास्त्री थे उनमें हलचल मच गई। अप्रोर, उथल पुथल होना, हलचल मच जाना, तो उनमें हलचल पैदा हो गई जब बर्लिन में न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज की गई, आणविक विखंडन की खोज की गई। तो अमेरिका के भौतिक शास्त्रियों में क्या मच गया, भाई शोर शराबा मच गया, अप्रोर, उथल पुथल मच गई। मैनी ऑफ देम हैड फ्लैड फ्रॉम फासिज्म, मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे, हैड फ्लैड, भाग गए, फ्रॉम फासिज्म यानी फासिज्म को छोड़ दिया उन्होंने, बहुत सारों ने। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसा कि आइंस्टीन ने भी किया था, जो फासीवाद यानी जो फासीवादी, जो फासिज्म जो होता है उसको उन्होंने छोड़ दिया, ऐसा ही आइंस्टीन ने भी किया था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड, और अब वे डर गए थे, द नाजीज, नाजी पार्टी से वे डर गए थे। कुड बिल्ड एंड यूज एन एटम बम, यानी नाजी पार्टी जो है वो इससे क्या बना सकती है, वो एटम बम भी बना सकती है, वो अणु बम भी बना सकती है। वे इतना डर गए थे क्या सोच करके कि जो ये नाजी पार्टी है ये एटम बम बना करके उनके ऊपर क्या कर सकती है, हमला कर सकती है। तो वे बहुत ही डर गए थे, उन्होंने फासिज्म को छोड़ दिया था। एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग, अपने दोस्त के आग्रह पर, एट द अर्जिंग, अर्जिंग का मतलब प्रार्थना, आग्रह करना, अपने कलीग के प्रार्थना पर, अपने दोस्त की प्रार्थना पर। आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, आइंस्टीन ने क्या किया, अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, उसको एक लेटर लिखा। उसके राष्ट्रपति क्या नाम था अमेरिका के राष्ट्रपति का, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को किसने पत्र लिखा, एल्बर्ट आइंस्टीन ने पत्र लिखा। कब लिखा, ऑन 2 अगस्त 1939 में, 2 अगस्त 1939 में पत्र लिखा। इन विच, जिसमें ही वार्ड, उसने क्या चेतावनी दी, ए सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, यानी इस तरह का एकमात्र बम, इस तरह का एक ही बम, एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, यदि बंदरगाह के ऊपर गिरा दिया जाए, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट, तो वो पूरी बंदरगाह को नष्ट कर देगा। टुगेदर, साथ ही साथ में, विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, जो इसके साथ लगते हुए क्षेत्र हैं, जो टेरिटरी यानी सीमा, सराउंडिंग यानी आसपास की सीमा, यानी बंदरगाह के आसपास के क्षेत्र भी, उनको भी ये नष्ट कर देगा। तो ऐसा उसने कहा। ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, यानी इस तरह का एकमात्र बम, एक्सप्लोडेड, उड़ा सकता है, इन ए पोर्ट, यानी अगर बंदरगाह पर गिराया जाए, माइट वेरी वेल, तो बहुत अच्छे तरीके से, डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट, तो पूरी पोर्ट को क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, और जो आसपास की जो टेरिटरी है, जो आसपास का जो क्षेत्र है, उसको भी ये नष्ट कर सकता है। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, हिज वर्ड्स, जो उसके शब्द थे, डिड नॉट फेल, असफल नहीं हुए, टू हैव एन इफेक्ट, यानी उसके, ऐसा नहीं है कि उसके शब्दों का प्रभाव नहीं हुआ, तो उसके शब्दों का बहुत ही प्रभाव पड़ा, यानी उसके शब्दों का, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब, तो अमेरिकन्स ने क्या बना लिया, एटम बम बना लिया। इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट से, गुप्त रूप से अमेरिकी वासियों ने क्या बना लिया, अमेरिका के लोगों ने क्या बना लिया, एटम बम का विकास कर लिया। ऑफ देयर ऑन, खुद का एटम बम बना लिया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज, और जापान के जो शहर थे, हिरोशिमा एंड नागासाकी, तो जापान के जो 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, उन पर एटम बम गिरा दिया। कब गिरा दिया, अगस्त 1945 में, तो अगस्त 1945 में उन दोनों शहरों पर उन्होंने एटम बम गिरा दिया। आइंस्टीन वाज डीपली शेकन, तो आइंस्टीन जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, तो विनाश की जो सीमा थी, इतना ज़्यादा मात्रा में विनाश हुआ, तो उससे आइंस्टीन जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। आइंस्टीन वाज डीपली शेकन, यानी आइंस्टीन को जो है बहुत ज़्यादा गहरा सदमा लगा,
बाय द एक्सटेंट, सीमा को देखकर, ऑफ द डिस्ट्रक्शन, यानी इन बमों ने कितना ज़्यादा विनाश किया है, विनाश की सीमा को देख करके आइंस्टीन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। दिस टाइम, इस समय, ही रोट ए पब्लिक मिसिव, उसने एक जन सामान्य, एक जो सारी जनता से संबंधित एक पत्र था, टू द यूनाइटेड नेशंस, तो यूनाइटेड नेशंस को एक पत्र लिखा जो सारी जनता से संबंधित था। इन इट, इस पत्र में, ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, उसने क्या प्रस्ताव रखा था कि सारे संसार की एक सरकार होनी चाहिए। द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, यानी एक सांसारिक सरकार बननी चाहिए, पूरे विश्व की एक सरकार होनी चाहिए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, यानी ये जो लेटर लिखा गया था, ये रूजवेल्ट को लिखे गए लेटर से बिल्कुल क्या था, भिन्न था। अनलाइक यानी उसके समान ये नहीं था। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, लेकिन इस लेटर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो ये लेटर उसने लिखा था, किसने कहाँ पर लिखा था, यूनाइटेड नेशंस को जो लेटर लिखा था, उस लिखे गए लेटर का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले दशक में, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, डिकेड होता है 10 वर्ष का समय, लेकिन अगले दशक में आइंस्टीन गोट एवर मोर इन्वॉल्व, आइंस्टीन बहुत ज़्यादा शामिल हो गया इन पॉलिटिक्स। तो आइंस्टीन जो है, आइंस्टीन की जो रुचि किस में हो गई थी, राजनीति में। तो अगले 10 वर्षों में आइंस्टीन की जो रुचि है वो किस में हो गई थी, राजनीति में। यानी जब 1945 से 1955 तक का जो समय है, उसकी राजनीति में बहुत ज़्यादा रुचि हो गई थी। किसकी हो गई थी, आइंस्टीन की। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द, एजिटेटिंग का मतलब हलचल मचा देना, फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, तो उसने एक अभियान चला दिया भी हथियारों को बनाने के विरुद्ध, या हथियारों को समाप्त करने के विरुद्ध उसने एक अभियान चला दिया। एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी, और अपनी जो प्रसिद्धि है, टू ए कैंपेन, उस कैंपेन में लगा दी, उस अभियान में अपनी प्रसिद्धि को शामिल कर दिया। फॉर पीस, और उसकी प्रसिद्धि किस लिए थी, शांति एंड डेमोक्रेसी, तो उसने अपनी प्रसिद्धि किसके लिए लगा दी, शांति लाने के लिए, एंड डेमोक्रेसी, और प्रजातंत्र को लाने में उसने अपनी प्रसिद्धि को इसमें क्या कर दिया, झोंक दिया था भाई। तो आइंस्टीन गोट एवर मोर इन्वॉल्व, आइंस्टीन जो है बहुत ज़्यादा शामिल हो गया था इन पॉलिटिक्स, राजनीति में। एजिटेटिंग, एजिटेटिंग का मतलब होता है, क्या मतलब होता है एजिटेटिंग का मतलब है हलचल मचा देना। एजिटेटिंग का मतलब क्या होता है, हलचल मचा देना। फॉर एन एंड, यानी वो किस चीज़ को समाप्त कर देना चाहता था, वो किस चीज़ को समाप्त कर देना चाहता था, आर्म्स बिल्डअप, यानी हथियारों को बनाने को, हथियारों के निर्माण को, यानी इस तरह के हथियार आगे भविष्य में नहीं बनाए जाएंगे। तो इसलिए उसने क्या किया, अभी एक अभियान, एक कैंपेन चला दिया। एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी, और इसमें इसने अपनी प्रसिद्धि का भी प्रयोग किया इस अभियान में, टू कैंपेन, यानी जो उसने अभियान चलाया था। और अभियान किस लिए था, फॉर पीस, शांति एंड डेमोक्रेसी, यानी शांति होनी चाहिए, एंड डेमोक्रेसी, और प्रजातंत्रीय सरकार होनी चाहिए। यानी कैसी सरकार बननी चाहिए, जो शांति को बढ़ावा दे और प्रजातंत्र के पक्ष में हो, ऐसी सरकार का निर्माण होना चाहिए। तो वो इस चीज़ के पक्ष में था। तो ये जो लास्ट पैरा है ये अब हम पढ़ेंगे। वैन आइंस्टीन डाइड, जब आइंस्टीन की मृत्यु हुई 1955 में, जब आइंस्टीन की 1955 में मृत्यु हो गई, एट द एज ऑफ 76, तो उस समय उसकी आयु कितनी थी, उस समय उसकी आयु कितनी थी, 76, यानी उस समय उसकी आयु कितनी थी, 76 वर्ष का था। जब उसकी मृत्यु हुई तो उस समय उसकी आयु कितनी थी, 76 वर्ष का था वो। तो कब मृत्यु हुई है उसकी, तो 18 अप्रैल 1955, 18 अप्रैल 1955 में उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसमें उसकी आयु कितनी थी, वो 76 वर्ष का था। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी, तो उसको एक विजनरी, एक भविष्यदर्शी के रूप में, जो भविष्य को देख सकता था, तो उसको एक भविष्यदर्शी के रूप में, उसको किस रूप में, उसको भविष्यदर्शी के रूप में, और वर्ल्ड सिटीजन, सांसारिक नागरिक के रूप में उसको बहुत ही ज़्यादा क्या किया गया, सेलिब्रेट, यानी उसको जाना गया, उसको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो उसको किस रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई, विजनरी, भविष्यदर्शी, यानी वो भविष्य देख सकता था, एंड वर्ल्ड सिटीजन, और संसार का वो नागरिक था। तो इस रूप में उसको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। एज मच एज, और इससे भी ज़्यादा प्रसिद्धि, एज ए साइंटिफिक जीनियस, उसको वैज्ञानिक प्रतिभा का धनी, यानी ये एक वैज्ञानिक जीनियस था, यानी विज्ञान में क्या था, यानी प्रतिभा का धनी था। तो उसको वैज्ञानिक जीनियस के रूप में भी, साइंटिफिक जीनियस के रूप में भी, साइंटिफिक जो विज्ञान में यानी उसकी जो बुद्धि थी वो बहुत ही तीव्र थी। तो वैज्ञानिक तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति के रूप में भी उसको बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई। यानी विज्ञान में उसकी इतनी ज़्यादा रुचि थी, और साथ में वो एक भविष्यदर्शी भी था, और वो एक संसार का, सिर्फ अपने ही देश के बारे में नहीं सोचता था, वो पूरे संसार के बारे में सोचता था। तो इन तीनों रूपों में उसको प्रसिद्धि प्राप्त हुई।
यानी किस रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई इसको? विज्ञान में भी साइंटिफिक जीनियस, यानी वो विज्ञान में भी प्रतिभा का धनी था और वो एक भविष्यदर्शी भी था, भविष्य की जान लेता था, ये भविष्य के बारे में वो पहले से जान लेता था। एंड वर्ल्ड सिटीजन, और वो किस सिर्फ अकेले एक देश का नागरिक न होते हुए उसको वर्ल्ड सिटीजन बोला गया, यानी वो पूरी दुनिया का नागरिक था, पूरे संसार का नागरिक था, वो पूरे संसार के बारे में सोचता था, इतना अच्छा भला व्यक्ति था वो एल्बर्ट आइंस्टीन। तो ये आपने जो लेसन पढ़ा, मैं आपसे आशा करता हूँ ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा भाई क्वेश्चन मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकता है, तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो यही इसी आशा के साथ ये जो लेसन है मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। तो ओके, थैंक यू।